Hello everyone. Once again I welcome you. In the previous video, we have discussed the meaning of government budget, components of the government budget, and the objectives of the government budget. Now, in this video, we will focus on budget deficit and some other concepts of government budget. So, we start now. Budget deficit, meaning when the total estimated expenditure of the government is greater than total estimated receipts of the government, then it is called budget deficit. So the meaning of budget deficit is when the total expenditure of the government, estimated total expenditure of the government is larger than the estimated total receipts of the government, then the budget is called deficit budget. क्लियर? सिंपली जब गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है, जिसको हम यहाँ एस्टिमेटेड इनकम के नाम से जान रहे हैं, एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स जो हैं, इट मींस इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, एंड जो गवर्नमेंट का टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इन दोनों को हमें देखना है. अगर गवर्नमेंट की टोटल एस्टिमेटेड इनकम इसके टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से कम है, इट मींस गवर्नमेंट को इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट का बजट होगा वो क्या कहलाएगा? डेफिसिट बजट कहलाएगा, बजट डेफिसिट कहलाएगा. क्लियर? तो इन द सिचुएशन ऑफ बजट डेफिसिट, total expenditure of the government will be greater than total receipts. Clear? So this is the meaning of budget deficit. Now we will also discuss about surplus budget and balanced budget, because there are three types of the budget: budget deficit, surplus budget, and balanced budget. Surplus budget, it means it is the one in which total estimated expenditure is less than total receipts. गवर्नमेंट का जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो कम है और गवर्नमेंट की रिसीट्स है वो ज्यादा है. गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का बजट प्लान करती है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, तो इस तरह के बजट को हम क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट बोलेंगे. पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा बजट डेफिसिट, जिसमें गवर्नमेंट की इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है. ठीक है, तो ऐसा बजट क्या कहलाया था? बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट. और यदि इनकम ज्यादा हो देन द बजट इज सरप्लस बजट. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द बजट इज बैलेंस बजट. नाम से पता चल रहा है, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इक्वल टू टोटल रिसीट्स. ठीक है, जितना गवर्नमेंट का इनकम है उतना ही गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्सपेंडिचर. तो इस तरह का बजट अगर गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है तो बजट क्या कहलाएगा? बैलेंस बजट. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द बजट्स. फर्स्ट वन इज डेफिसिट बजट, in which income of the government is less than its expenditure. Second one, surplus budget. In this budget, income of the government is more than its expenditure. And third one is balanced budget. Balanced budget means income of the government is equal to expenditure of the government. तो ये तीन टाइप हैं बजट के. तो हम इस वीडियो में मेनली फोकस किस पे करेंगे? बजट डेफिसिट पे. बजट डेफिसिट क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे इकोनॉमी में. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ डेफिसिट, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. द फर्स्ट टाइप ऑफ द बजट डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट. व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट?
fiscal deficit is the difference between the total expenditure of the government and total receipts of the government except borrowing. ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि अगर गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स हैं, गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम है, उसमें से अगर हम बोरोइंग को छोड़ दें, बोरोइंग को उसमें इंक्लूड न करें, इट मींस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। क्लियर? पहली बात ये ध्यान रखनी है, टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स हैं उसमें से बोरोइंग को छोड़ दें। क्लियर? और गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग कम है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स के बीच का डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो बहुत ही इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 800 करोड़ रुपीस है। क्लियर? और गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स हैं वो भी हम मान लेते हैं 800 करोड़ रुपीस हैं। अब टोटल रिसीट्स में से 200 करोड़ रुपीस मान लेते हैं गवर्नमेंट की बोरोइंग है। क्लियर? तो जब हम फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना लेंगे? 800 करोड़। अब जो टोटल रिसीट्स हैं जो कि एक्सपेंडिचर के बराबर हैं, तो यहां पर टोटल रिसीट में हम बोरोइंग को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, एक्सक्लूड मतलब जो 200 रुपए का 200 करोड़ रुपीज का हमने बोरोइंग लिया था वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अदर देन बोरोइंग टोटल रिसीट कितना रह जाएगी? 600 करोड़। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आएगा 800 करोड़ माइनस 600 करोड़, क्या कहलाएगा? वो फिस्कल डेफिसिट। और 800 माइनस 600 इज 200 करोड़ विच इज इक्वल टू दी बोरोइंग। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा ही गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट के इक्वल होता है। क्लियर? बोरोइंग मींस फिस्कल डेफिसिट। जितना गवर्नमेंट पे बोरोइंग का बर्डन होगा वही गवर्नमेंट का क्या कहलाएगा? फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्लियर हो गया? फिस्कल डेफिसिट मींस बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, or we can say it is the difference between total expenditure of the government and total receipts of the government excluding borrowing. Clear? टोटल रिसीट्स में से बोरोइंग के पार्ट को छोड़ करके अगर टोटल रिसीट्स को टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं तो वी विल गेट फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? तो ये था फिस्कल डेफिसिट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज अब फिस्कल डेफिसिट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट? इट शो द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिस्कल डेफिसिट मींस बोरोइंग रिक्वायरमेंट। ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो क्या होगा? बोरोइंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इंपैक्ट इज दिस क्रिएट लार्ज बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन द फ्यूचर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर बोरोइंग ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी को उस पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे बोरोइंग बढ़ती जाएंगी इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो ये पहला इंपैक्ट है इसका कि इफ देयर इज लार्ज बोरोइंग रिक्वायरमेंट देन द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। क्लियर? तो अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, सिंपली अपने कहें कि बोरोइंग ज्यादा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन भी बढ़ेगा। ये पहला इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। नाउ द सेकंड इंपैक्ट इज द कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। जो कंट्री है वो कंट्री को बार बार बोरो करना पड़ेगा
और वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कैसे, कि अगर फर्स्ट वाले पॉइंट को हम देखें तो उसमें हमने डिस्कस किया कि बोरोइंग ज्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होंगी। अब इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह का एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? बजट है वो रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। और रेवेन्यू डेफिसिट जब बजट हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए कैपिटल रिसीट्स या बोरोइंग का सहारा लेती है। इट मीन्स गवर्नमेंट को और बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले गवर्नमेंट ने बोरो किया, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स ज़्यादा हुई, उनको पे करने के लिए गवर्नमेंट फिर द्वारा क्या कर रही है? बोरो कर रही है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या है? डेट ट्रैप में फंस जाती है, उसे बार बार बोरो करना पड़ता है। तो ये सेकंड इम्पैक्ट है इसका। सेकंड इम्पैक्ट इज द कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। द कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। And the third impact is it causes foreign dependence. ठीक है, जो गवर्नमेंट बोरो करती है कहाँ से करती है? जनरल पब्लिक से करेगी, आरबीआई से करेगी, या फिर फॉरेन कंट्री से करेगी। अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से बोरो कर रही है, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से बोरो कर रही है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट का या हमारी इकोनॉमी का दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर फिस्कल डेफिसिट है देन द गवर्नमेंट हैज टू बोरो एंड इट विल इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेनर्स। it will increase dependence on foreigners. Now the next impact is a large fiscal deficit may also lead to inflationary pressures. इसको भी हम समझ लेते हैं कि अगर बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है तो इससे क्या होगा? कंट्री में इन्फ्लेशन आने का डर रहेगा। कैसे? अभी जैसे हमने तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट अगर फॉरेन कंट्री से बोरो करती है तो उनका दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से कम करे बोरो, आरबीआई से ज्यादा करे, तो आरबीआई क्या करेगी? गवर्नमेंट को लैंडिंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगी। और जब करेंसी ज्यादा प्रिंट करेगी आरबीआई, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जब मनी फ्लो कंट्री में इंक्रीज हो जाएगा तो प्राइसेस हैं वो बढ़ने स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अब लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो जब पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा पे करने के लिए रेडी होंगे, और जब ज्यादा पे करने के लिए वो रेडी होंगे तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। और प्राइसेस जब इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा इकोनॉमी पे। क्लियर हो गया ये टॉपिक? चौथे वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट may also lead to inflationary pressures. How? If the government borrows from RBI, then RBI will print more currency, then it will increase money flow in the economy, which leads inflationary pressure on the economy. So these are the implication of fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट का हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जो मेन इम्पैक्ट्स मैंने यहाँ डिस्कस की हैं, पहला, इट विल इंक्रीज द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। सेकंड, द कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। थर्ड, इट विल इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। एंड फोर्थ, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। So these are the implication of fiscal deficit. Now the next is the second type of budget deficit, that is revenue deficit. The meaning of the revenue deficit is it is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. ठीक है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है किससे, रेवेन्यू रिसीट से। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू इनकम है वो कम है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का बजट प्लान करती है देन द बजट विल बी रेवेन्यू डेफिसिट। सो in case of when revenue expenditure is greater than revenue receipts, then the budget will be revenue deficit. And how we will measure it? We will measure revenue deficit by using this formula. RD for revenue deficit is equal to RE minus RR. RE for revenue expenditure, RR for revenue receipts. तो सिंपली अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट को मेजर करना है तो जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देंगे। आने वाली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम इसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे छोटा सा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 500 करोड़ रुपीज है और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 400 करोड़ रुपीज हैं। अब आप जैसे ही आपके सामने ये डाटा आएगा आप समझ जाएंगे कि जो बजट कैसा है, रेवेन्यू डेफिसिट है। क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 500 है और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स 400 है तो द बजट विल बी रेवेन्यू डेफिसिट एंड RD विल बी the value of revenue deficit will be 500 minus 400. It is 100 crore rupees. So we will see the application part in next slides. Now the next one is implication of revenue deficit. अब बजट अगर रेवेन्यू डेफिसिट बजट है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। So since revenue deficit is largely related with the recurring and regular expenditure of the government, ठीक है, तो therefore high revenue deficit gives a warning to the government। ठीक है, यहाँ पे हम बात ध्यान दें क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका नेचर कैसा होता है, रिकरिंग एंड रेगुलर। ठीक है, बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर है। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी देगी, सब्सिडी देगी, पेंशन देगी, ये बार बार होने वाले क्या हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है तो ये क्या होगा कि गवर्नमेंट को वार्न करेगा। किसके लिए? पहला इम्पैक्ट टू कट एक्सपेंडिचर, या तो गवर्नमेंट क्या करे, अपने एक्सपेंडिचर को कट करे। ठीक है, और सेकेंड वन इज टू इंक्रीज रेवेन्यू रिसीट्स, या तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करे या फिर गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाए। ठीक है, तो ये पहली इस चीज के लिए वार्न करेगा कि या तो गवर्नमेंट को अपना क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कट करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये दोनों ही नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स का सहारा लेना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी या फिर क्या करेगी, डिसइन्वेस्ट करेगी। अगर गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर बोरो करती है और बोरो करती है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इट विल इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, सो इट इम्प्लाइज अ रीपेमेंट बर्डन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो तीसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स यूज करती है रेवेन्यू डेफिसिट बजट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसका फ्यूचर जनरेशन पे रीपेमेंट बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो मेनली रूप से इसके 3 इम्प्लीकेशन हमने यहाँ डिस्कस किए कि द revenue deficit budget will warn the government to cut the expenditure. Second one, or to increase the revenue receipts, or if the government
borrows from other country, borrow from within the country, then it will increase the repayment burden on the future generation. So these are the implication of revenue deficit. Now we will go on application part of this chapter. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट, और क्वेश्चन में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स हमें जो दिए गए हैं, पहला है कैपिटल रिसीट्स। हमें कैपिटल रिसीट्स दी गई हैं जिसकी वैल्यू है 680 करोड़। रेवेन्यू रिसीट्स दिए गया है जिसका वैल्यू है 600 करोड़। बोरिंग्स दी गई हैं जिसकी वैल्यू है 32 करोड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है जिसकी वैल्यू है 750 करोड़। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट और एंड फिस्कल डेफिसिट, लेट्स सी। अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करना है तो जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देंगे। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है 750 एंड रेवेन्यू रिसीट्स कितनी दी गई हैं 600। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 750 में से 600 को माइनस कर देंगे। 750 में से 600 को माइनस किया तो क्या आएगी वैल्यू, 150 करोड़। 150 करोड़ क्या है यहाँ पे, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करना बहुत इजी है। क्या करेंगे, सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देंगे। क्लियर। नाउ फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया था कि फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट is always equal to borrowings. So borrowings are given in the question and the borrowings are 32 crore. So the fiscal deficit will be also 32 crore. Fiscal deficit भी कितना हो जाएगा, 32 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन पार्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी हमें उसको भी लर्न करना है, उसको भी हमें सीखना है कि किस तरह से हम रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो ये था इसका एप्लीकेशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज प्राइमरी डेफिसिट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बजट डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, द प्राइमरी डेफिसिट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। So primary deficit means the difference between fiscal deficit and interest payments. गवर्नमेंट की बोरोइंग कितनी है और गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस, बोरोइंग मींस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, this difference is called primary deficit. So primary deficit is fiscal deficit minus interest payments. फिस्कल डेफिसिट में अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो जो टर्म हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है हमने, इफ द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज 20,000 crore rupees and the liability of interest payment is 14,560 crore, then the value of primary deficit will be fiscal deficit minus IP for interest payments. So 20,000 minus 14,560, that is 5,440. क्लियर। तो सिंपली अगर हमें प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो ये था इसका तीसरा टाइप बजट डेफिसिट का। अब बजट डेफिसिट के तीन
हमने यहाँ पे टाइप पढ़े। फर्स्ट वन इज फिजिकल डेफिसिट, सेकेंड वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट हमारी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा? Implications. It indicates how much government borrowing is going to meet expenses other than interest payments. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट ये करता है कि गवर्नमेंट ने जो टोटल बोरो किया उसका कितना पार्ट गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज कर रही है और कितना पार्ट अदर एक्सपेंडिचर में यूज कर रही है। ठीक है, पहली बात तो ये क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ने जो बोरो किया उसमें से कितना पार्ट गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज कर रही है और कितना पार्ट गवर्नमेंट अदर एक्सपेंडिचर में यूज कर रही है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें इस चीज का पता चलेगा प्राइमरी डेफिसिट से। नाउ सेकंड इज अ लो और जीरो। A low or zero primary deficit means that while its interest commitments on earlier loans have compelled the government to borrow, it is aware of the need to tighten its belt. तो यहाँ इस बात को बड़ा ध्यान से समझना है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू कम आ रही है, तो ये क्या इशारा कर रहा है कि गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए गवर्नमेंट को दोबारा बोरो करना पड़ रहा है। समझ रहे इस बात को कि पहले गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी बोरो कर रखा है उस पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है कि अब वो इंटरेस्ट पेमेंट कंपेल कर रही है गवर्नमेंट को और बोरोइंग करने के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट के लिए ये साइन है कि गवर्नमेंट को अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर उसको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ही बोरो करना पड़ेगा तो उसकी बोरोइंग लायबिलिटी है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, बार बार इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए। तो ये इम्प्लीकेशंस थे प्राइमरी डेफिसिट के। नाउ बजट डेफिसिट में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है, टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट एंड इम्प्लीकेशंस। अब हम इस वीडियो में दो टॉपिक छोटे छोटे और डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, तो हम इसके बीच डिफरेंस ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज इनकर्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो पहला कॉलम मैंने दिया है वो किसके लिए है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, और जो दूसरा कॉलम मैंने लिया है वो किसके लिए है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्यों किया जाता है, वो किया जाता है कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर। किस पे किया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा उसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर। नाउ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड ऑन जनरल सर्विसेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो जनरल सर्विसेज पे किया जाता है उसको हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल,
expenditure on administration, expenditure on defense, expenditure on justice. These all are the non developmental expenditure. तो बड़ा अच्छे से इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज. नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स expenditure on non-development activities like defense, justice. Clear? तो ये पहला डिफरेंस. Now the second difference is development expenditure directly contributes to flow of goods and services. ठीक है, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है. जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो उतना ज्यादा बढ़ेगा. एग्रीकल्चर है वो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ाएगी, इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ाएंगी. बट द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इनडायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को इंश्योर करेगा. अगर मान लीजिए डिफेंस सर्विसेज अच्छी हैं, जस्टिस अच्छा है, पुलिस सर्विस अच्छी है, तो वहां पर प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी. तो इनडायरेक्टली ये प्रोड्यूसर्स को क्या करेगा, इंकरेज करेगा प्रोडक्शन करने. क्लियर? सो नाउ द थर्ड डिफरेंस इज development expenditure is productive in nature and non-development expenditure is not productive in nature. So these are the differences between development and non-development expenditure. Clear? तो ये भी हमें याद रखना है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है. नाउ द नेक्स्ट इज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. प्लान एक्सपेंडिचर, द फर्स्ट कॉलम मैंने लिया है वो प्लान एक्सपेंडिचर के लिए लिया है, एंड जो सेकंड कॉलम है वो किसके लिए है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के लिए. ठीक है. प्लान एक्सपेंडिचर, इट शोज द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान. ठीक है. ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट, हमारा जो नीति आयोग है, वो जो प्रोजेक्ट बनाता है, वो जो प्रोग्राम्स डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लान एक्सपेंडिचर. जैसे जब प्लानिंग कमीशन था तो 5 ईयर प्लान चलते थे, तो 5 ईयर प्लान्स में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते थे उन पे जो एक्सपेंडिचर होता था वो क्या कहलाता था, प्लान एक्सपेंडिचर. क्लियर? सो एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, expenditure on rural development, expenditure on development of roads, bridges, health, education, these all are the plan expenditures. ठीक है. तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर क्या कहलाएंगे, प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएंगे. नाउ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इट शोज द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट नॉट कवर्ड अंडर सेंट्रल प्लान. सेंट्रल प्लान में जो प्रोजेक्ट कवर हो चुके हैं उन पे जो एक्सपेंडिचर किया गया वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया था, प्लान एक्सपेंडिचर. और जो प्लान कवर नहीं किए गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, जो प्लान कवर नहीं किए गए हैं तो उन पे जो एक्सपेंडिचर आता है उसको क्या कहेंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो जो प्लानिंग है, जो 5 ईयर प्लान्स थे या नीति कमीशन जो भी प्लानिंग करता है, तो उसमें जो नेचुरल कैलामिटीज होने वाली हैं, हमें नहीं पता कब होंगी, उसके बारे में पहले से कोई प्लान नहीं किया जाता. तो नेचुरल कैलामिटीज को फेस करने के लिए जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है उसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. एग्जाम्पल्स, एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ टू दी अर्थक्वेक विक्टिम्स. अर्थक्वेक आ गया तो उस पे जो लोगों को बचाने के लिए खर्चा होगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस
डिमोलिश ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड आ गई, ठीक है, तो लोगों के पुनर्जीवन के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा जो कि पहले से प्लान नहीं है। इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नाउ द सेकंड डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज प्लान एक्सपेंडिचर इट इज द विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस ऊपर वाले टॉपिक में ही कर लिया कि ये गवर्नमेंट प्लान्स के अंदर ही रहता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान कर चुकी है कि हमें इस प्रोजेक्ट पे ये खर्च करना है। एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज आउट द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। वैसे नाम से क्लियर हो रहा है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑलरेडी प्लान, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर विच इज नॉट ऑलरेडी प्लान। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट बजट में ये हमारा सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 2 वीडियोस में गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो हमारा गवर्नमेंट बजट टॉपिक यहाँ पूरा होता है। थैंक यू।